नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक हम सोशल के प्रैक्टिस के पॉलिटी के किए थे। आज बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के बीच में है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। इसका विकल्प है मित्रों, अर्थहीन है, कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, अधिगम की गति को बाधित करेगी, चौथा है कौशल के विकास में मददगार है। तो मित्रों, सीटेट के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा लंबे और जल्दी होते हैं, तो आप लोग उससे परेशान और हताश मत होया करिए। उसके विकल्प ही उसी में छिपे रहते हैं उत्तर में। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर में जाइएगा और प्रयास ये करिए कि चारों विकल्पों में उन विकल्पों को छाँटने का प्रयास करिए जो गलत लग रहे हैं। जैसे कि अब इसी प्रश्न में देखते हैं, अर्थहीन है, इसका उत्तर होगा नहीं। कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अधिगम की गति को बाधित करेगी, ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा है कौशल के विकास में मददगार है। तो कौशल के विकास में मददगार है मित्रों, तो यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, तो कौशल जब तक हमारा विकास नहीं होगा तब तक हम गणित के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मित्रों दूसरा प्रश्न है, कोहलर वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके पहला ऑप्शन है मित्रों, अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो मित्रों पहले ऑप्शन पर हम देखते हैं कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का। तो यह नैतिक कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए और 6 चरण दिए थे। तो जो ये अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये तो नैतिक विकास के द्वितीय चरण में आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यह कोहलर वर्ग के चौथे चरण का द्वितीय स्तर है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ भी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन को हम काटते चलते हैं, तो इससे हमारा और सरल हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, यह नैतिक विकास के चतुर्थ चरण का छठा स्तर है, इसलिए इसका भी उत्तर ये नहीं होगा। हमारा बचता क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत पर परिभाषित करता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ही कोहलर वर्ग के अनुसार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मित्रों तीसरा प्रश्न है आप सभी के बीच में, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो मित्रों यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल आया है। सूक्ष्म गतिक कौशल, तो आप जानते हैं कौशल 2 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म गतिक कौशल जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल जिसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना और कूदना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन घसीट कर लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्योंकि दौड़ना, चलना और कूदना ये स्थूल गतिक कौशल होते हैं। अब आते हैं मित्रों हम सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, वह गतिक कौशल जिसमें हल्के मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। स्थूल गतिक कौशल में जिनमें बड़ी मांसपेशियों, बड़े मसल्स का प्रयोग करते हैं हम, जैसे दौड़ते हैं हम, चलते हैं, कूदते हैं, बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर स्थूल गतिक कौशल का प्रयोग होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल के एक और उदाहरण में आते हैं, जैसे कि एब्रो को सेट करना, लिपस्टिक लगाना और लिखना, पढ़ना, हाथ की कलाई का उपयोग करना, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण आते हैं। सीटेट में सभी मित्रों ये आप जान लीजिए कि छोटे छोटे प्रश्न ही रहते हैं, जो कि थोड़ा से उसके जो विकल्प होते हैं बड़े होते हैं, तो उससे आप परेशान मत हो जा करिए। उसमें विकल्पों में आप प्रथम प्रयास ये करिए कि उसके
विकल्प को छाँटने का प्रयास करिए। जो उत्तर सही होगा वो अपने आप से ही लग जाएगा कि हाँ, इसका उत्तर ये सही है। तो चौथे ऑप्शन पे आते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है हमारा, फ़िल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन है मीडिया प्राथमिक, दूसरा है मीडिया द्वितीयक, तीसरा है स्कूल प्राथमिक, चौथा है स्कूल द्वितीयक। तो यहाँ पर मित्रों हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसलिए हो जाएगा बी ऑप्शन होगा मीडिया द्वितीयक, क्योंकि सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीय, क्योंकि मीडिया जो है द्वितीयक में आती है। प्राथमिक संस्था के रूप में परिवार, मित्र, पड़ोस, ये प्राथमिक संस्था के रूप में आते हैं सामाजिकरण के। चौथा प्रश्न हो गया मित्रों। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है मित्रों, सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। यहाँ मिलान करना है आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन किन किन स्तरों पर आते हैं? तो अधिगम विकार जैसे लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसऑर्डर में आपके आपके जैसे पठन वैफल्य है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, ये अधिगम विकार में आते हैं लर्निंग डिसऑर्डर में आते हैं। सोलीन वो होता है जिसमें बच्चा स्वयं से बोलने लगता है, कुछ भी कहो समझता नहीं है, अपने आप से ही बातों को दोहराने लगता है। सृजनात्मकता होता है क्रिएटिविटी, जिन बच्चों के अंदर स्वयं की सोचने की क्षमता विकसित होती है, कुछ कार्य करने की, अलग ढंग से कार्य करने की क्षमता होती है, और क्रिएटिविटी आते हैं। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चे वही होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया हमें ढूंढना है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी शिक्षा। छठा प्रश्न है मित्रों, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं दिया है इसमें। दिव्यांग छात्र अधिनियम 2005 का अधिनियम है, आरसीआई जिसे कहते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दिव्यांग छात्रों से संबंधित है। सातवां प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? अच्छा प्रश्न है, इसके विकल्प थोड़ा बड़े हैं तो आप लोग परेशान मत होइएगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के मैदान, ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा सामाजिक भूमिकाएं तभी करेगा जब वह मध्य किशोरावस्था में हो जाएगा, इसलिए इसे काट दीजिए। बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, तर्क कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है। संभावित कारण की परिकल्पना भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि संभावित कारण की परिकल्पना वही करेगा जिसे हाइपोथेसिस थिंकिंग कहते हैं, वो किशोरावस्था में आता है। प्रश्न है हमारा मध्य बाल्यावस्था में पूछा है। एक बच्चा जो अभी कौशल को दिखाना शुरू कर रहा है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी कौशल को दिखाना शुरू कर रहा है मतलब कि वह शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष की अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में पूछा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बचता है, बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है, तर्क कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, नियमों के अर्थ को भी समझ सकता है, वह मध्य बाल्यावस्था की विशेषता में आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 प्रश्न हो गया मित्रों। 8वां प्रश्न है मित्रों आप सभी के सामने, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किस रणनीति से बचना चाहिए पूछा है अधिगम को सुसाध्य करते समय। तो ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र, दूसरा है खोजी अधिगम, तीसरा है सहज अनुमान लगाना, चौथा है निष्क्रिय नकल। जो बच्चा इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा होगा वो तीनों ऑप्शन के आधार चौथे खुद ही लगा लेगा कि हाँ इसका निष्क्रिय नकल
ही होगा उत्तर, क्योंकि संकल्पना मानचित्र हम बनाएंगे ही। खोजी अधिगम मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके ही सीखते हैं बच्चे। जिनको बच्चों जितना अधिक हम खोजी बनाएंगे वो बच्चे उतना ही अधिक सीखते जाएंगे। सहज अनुमान, जितना अच्छा अनुमान लगाएंगे बच्चे उतना अच्छा सीखते हैं। अगला प्रश्न मित्रों 9वां प्रश्न, आज 10 ही प्रश्न है। आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की महाराज आ गए हैं यहाँ पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पुनर्बलन, जिसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। परिपक्वता, मैच्योरिटी एंड प्रतीकवाद। तो इसमें कह रहे हैं, लेवागोस्की का प्रश्न है, कह रहा है कि आनव एक लड़का है, 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में संघर्ष कर रहा, अकेला है, जोड़ रहा है, जोड़ नहीं पा रहा है, किंतु एक शिक्षिका की मदद मिल जाती है उसे, मतलब बाहरी जब मदद मिल जाती है बच्चे को तो वह उस कार्य करने में सफल हो जाता है। तो लेवागोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ही कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि यह आशय है यहाँ पर कहने से कि जब बच्चा अकेले संघर्ष करता है तो वह काम को सफल नहीं कर पाता है, वहीं जब उसे किसी की मदद मिल जाती है तो वही वह काम को आसानी से कर लेता है। इसके सीटेट में कई उदाहरण आते हैं। लेवागोस्की का सिद्धांत जैसे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी देता है, और जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट आप जानते ही हैं। इसका एक और उदाहरण आता है, जैसे एक बच्चा है, साइकिल को चलाना बार बार सीख रहा है, बार बार गिर रहा है, और अंत में जब उसके पिताजी या माताजी पीछे से जब उसकी सहायता कर देते हैं तो वही बच्चा साइकिल को चलाना सीख लेता है। यह होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मित्रों लास्ट प्रश्न है, आज 10 ही प्रश्न है। अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है आपके सामने, तो आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। ऐसे ही प्रतिदिन आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन सीटेट दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, लगातार आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे। आप सभी का प्यार और सम्मान ऐसे ही बना रहे। मित्रों लास्ट प्रश्न है, लेवाइगोत्स्की से ही प्रश्न है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया। तो पहले ऑप्शन को छांटिए जो गलत है। उद्दीपन प्रक्रिया होगा ही नहीं क्योंकि यह थायरनडाइक का सिद्धांत है। अभ्यास व दोहराव भी नहीं होगा क्योंकि पुनर्बलन में इसमें रेनफोर्समेंट इसका वाइगोत्स्की में आता ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की निष्क्रिय प्रक्रिया होगा ही नहीं, तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया ही इसका सबसे अच्छा उत्तर है। मित्रों आज 10 ही प्रश्न है और आगे भी अभी 20 प्रश्न कल आप सभी के सामने ऐसे ही अच्छे प्रश्न आएंगे। तो सीटेट के प्रैक्टिस सेट लगातार परीक्षा के लास्ट तक चलेंगे, तो आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।